शाम का समय है। सड़क पर आतिशबाजियां हो रही हैं। रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही है। साफा बांधे सजे धजे लोगों का एक लंबा समूह डीजे की धुन और बैंड पार्टी की थाप पर थिरकता हुआ आगे बढ़ रहा है। खुशी और उल्लास से चमकते उनके चेहरे देखकर यूं लगता है मानो पूरा मोहल्ला ही उत्सव में डूब गया हो। भीड़ की वजह से सड़क थोड़ी सी जाम हो गई है। पीछे खड़ी गाड़ियों का हुजूम पों पों करके लगातार हॉर्न बजा रहा है, लेकिन नाचने वालों के उत्साह में तनिक भी कमी नहीं आती। तभी अचानक भीड़ से एक अधेड़ सयाना सा आदमी निकलता है। वो नाचते हुए लोगों को हल्के फुल्के डांट डपट के साथ किनारे करता है और गाड़ियों को निकालने लगता है। बस उसके इतना कहने की देर थी कि नाचने वाले भी खुद ब खुद रास्ता देने लगते हैं। मेरी गाड़ी आगे सरकने लगती है। इसी बीच जैसे ही दूल्हे की सजी धजी गाड़ी नजर आती है, अनायास याद आता है, अरे अगहन का महीना लग गया है, शादी ब्याह का सीजन भी शुरू हो गया है। और फिर मन में अनायास ही विचारों की एक यात्रा चल पड़ती है। अमुक दिन फलां के घर तिलक का निमंत्रण है, अगले हफ्ते फलाने के यहाँ बारात है, और इन्हीं ख्यालों के बीच सहसा याद आ जाती है पुराने जमाने की शादियों की स्मृतियां और सयानों के सुनाए हुए किस्से। नमस्कार। आज शब्द सांची विंध में बात शादियों की। आखिर पहले के जमाने में अपने यहाँ शादियां होती कैसे थीं? हिंदू संस्कृति और परंपरा में विवाह 16 प्रमुख संस्कारों में से एक है, लेकिन आज की भव्य सजावट, जगमगाती लाइट्स, शूट, फोटोग्राफी, बारातों में विशाल गाड़ियों का काफिला और कान फोड़ू डीजे की धुनों के विपरीत पहले विवाह बेहद सादगीपूर्ण और सामाजिक हुआ करते थे। पहले सीमित संसाधनों के साथ ही शादियां की जाती थीं। पहले के समय में विवाह एक सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक दायित्व माना जाता था। एक ऐसी पद्धति जिसमें सद्गुणों और संस्कारों का महत्व ज्यादा होता था। यहाँ बघेलखंड में पहले घर परिवार के सबसे वृद्ध और सयाने सदस्य के ऊपर विवाह की सारी जिम्मेदारियां होती थी। वही शादी तय और पक्की करता था। विवाह से संबंधित एक उखान यहाँ अत्यंत प्रचलित है, सहिय चोरी संग विवाह, अर्थात चोरी और विवाह अपने लोगों के बिना नहीं होता है। इसका कोई ना कोई माध्यम होता है, जिसे बघेली भाषा में बिचवाइक बोला जाता है। पहले के समय में शादी मुख्यतः गर्मियों में हुआ करती थी। दरअसल इसका एक मुख्य कारण होता था कि लोग खेती किसानी से फुर्सत हो जाया करते थे। लगन विचार करते समय शुक्वा अर्थात शुक्र के उदय का ध्यान रखा जाता था। कारण शुक्र को भोर का तारा कहा जाता था और उसके आकाश में उदय को बहुत शुभ माना जाता था। परिवार का मुख्य मुखिया तब एक दो लोगों और नाव के साथ मिलकर तिलक चढ़ा देता था। तब आज की तरह तिलक विलासितापूर्ण नहीं होता था, बल्कि बहुत सादगी के साथ दिन के समय में चढ़ जाता था या लड़के के परिजनों को सौंप दिया जाता था और बाद में पूजा इत्यादि करवा दी जाती थी। अब चूंकि पहले आज की तरह संचार और परिवहन के साधन इतने नहीं हुआ करते थे, तो तय दिन बारातें बैलगाड़ी और पैदल समयानुसार निकलने लगती थीं। कुछ चुनिंदा लोगों के पास साइकिलें हुआ करती थीं और वो उससे भी बारात जाते थे। ज्यादा संपन्न लोग घोड़े भी बारात में ले जाते थे, लेकिन दूल्हे को पालकी और 70 के दशक तक आते आते शहरी जुगाड़ से प्राप्त सजावटी मोटरों से भी ले जाया करते थे। क्योंकि पहले के समय में साधनों की कमी के कारण बसी बारात होती थी, जिसमें बारात एक दिन रुककर दूसरे दिन विदा लेती थी। इसीलिए दुल्हन के गांव तक पहुंचने के लिए दूरी के हिसाब से एक दिन 2 दिन पहले ही लोग निकल जाया करते थे। बारात को रास्ते में खाने के लिए सूखी मिठाई के साथ बड़ी बड़ी पूड़ियाँ, जिसे सोहारी कहते हैं, उन्हें तह के तह लगाकर झपलैया में सहेज के रख दिया जाता था, जिससे वो 1-2 दिन के रास्ते के लिए गर्म रहें। सोहारी के साथ खाने के लिए कटहल या आम का सूखा अचार भी रख दिया जाता था। सुबह को चली बारात जब दोपहर होती तो ऐसी जगह पड़ाव डालती थी जहाँ तालाब हो,
और आम के बागीचे हों, जिनकी छांव के नीचे बैठकर लोग सुस्ताएं और सोहारी अचार खा करके लोग आगे बढ़ें। बारात के सयाने लोग सबको हाँकते रहते थे, क्योंकि रात होने से पहले गंतव्य तक पहुंचना जरूरी होता था। जैसे ही बारात गांव तक पहुंचती थी, तो अगर बारात के साथ साजिंदे होते थे तो नगरिया, डफुली और धुतुरुआ बजाने लगते थे, जिससे लोगों को बारात आने का पता लग जाए। जिसके बाद बिटिया के घर वाले बारात की अगवानी लेने के लिए आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अगर ये बाजे साथ में नहीं होते थे तो अनजानों की इतनी भीड़ को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगते थे, जिससे घरातियों को पता चल जाता था कि बारात आ गई। खैर, ये मजाक की बात हुई, लेकिन तब स्कूल और सरकारी बिल्डिंग्स तो होते नहीं थे, इसीलिए बारातों को तब किसी आम के बागीचे में ही जन्मासा दिया जाता था। बारातियों के सोने और लेटने के लिए पूरे गांव से लोग खटिया पहुंचाया करते थे। ओढ़ने बिछाने के लिए दरी, जाजम और चादर इत्यादि बाराती अपने साथ स्वयं लेकर चलते थे। अगर बारात उस दिन समय से पहुंच जाती थी तो गोधुरिया बेरा अर्थात शाम को द्वारचार हो जाता था, क्योंकि इस समय को शुभ और पवित्र माना जाता था। दरअसल गोधूली बेला में द्वारचार करने से दोनों पक्षों को आपस में मिलकर बैठने और बात करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। आज की तरह नहीं कि लोग बात करना तो दूर, एक दूसरे को जानते तक नहीं है। लोगों को जल्दी से जल्दी खाना खाकर निकलने की जल्दबाजी रहती है। इसीलिए गोधूली बेला में द्वारचार करवाने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और धार्मिक के साथ सामाजिक भी हुआ करता था। तब सजावट आज की तरह चकाचौंध वाली नहीं होती थी, बल्कि सादगीपूर्ण और इको फ्रेंडली भी होती थी। मुख्य द्वार को आम के पत्तों से बने तोरण से सजाया जाता था, जबकि केले के बड़े बड़े पत्तों से भी सजावट हुआ करती थी। इधर जनमास में दूल्हे का पहले नहचू होता था, फिर उसे जामा जोरा पहनाया जाता था, जिसे पहले हल्दी लगाकर पीले रंग से पहले रंगा जाता था। जामा जोरा के साथ ही दूल्हे को सरकंडों से बनी हुई झूलदार रंगीन मोर भी बांधी जाती थी और बारात फिर द्वारचार के लिए निकलती थी। बारात को रास्ता दिखाने के लिए मशालची मशाल लेकर आगे आगे चला करते थे। द्वारचार में वर और बारातियों के ऊपर चावल फेंके जाते थे, जबकि बारातियों की तरफ से बताशे फेंके जाते थे और फिर उसके बाद बारात को खाने का आमंत्रण दिया जाता था। अब मन में एक कौतूहल होगा, बारातियों का मेन्यू क्या होता था। दरअसल आज की तरह तब इतनी फूड वैरायटी नहीं होती थी, क्योंकि उस दिन भोजन पक्का बनता था। इसीलिए बारातियों के लिए सोहारी, चमराई और लाल भाजी की साग, आम, कटहल इत्यादि के अचार ही भोजन के स्वरूप में दिया जाता था, जबकि मीठे में पिसी हुई शक्कर दी जाती थी। आहा, बिल्कुल अमृतुल्य भोजन। सोहारी के साथ यदि आप पिसी हुई शक्कर खाएं तो जिन्होंने खाई है वो स्वाद जानते होंगे। हालांकि संपन्न लोग कटहल का मसाला भी बनवाया करते थे। ठाकुरों के यहाँ इस दिन बकरा भोज होता था, जिसे आज भी मजाक में ठाकुर भोज कहा जाता था। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं होता था, लेकिन भोजन पक्का ही रहता था। बारात में कुछ लोग कच्चा भोजन करते थे, कुछ लोग स्वयं पकी अर्थात खुद से बनाकर खाने वाले भी हुआ करते थे, तो कुछ बरा और महुआ के पत्तों से बने पत्तलों पर भोजन नहीं करते थे, तो उनके लिए भी यथा योग्य भोजन का जुगाड़ किया जाता था। भोजन के समय लड़की पक्ष की स्त्रियों द्वारा बारातियों को मीठी और सुहावनी गारी सुनाई जाती थी और फिर उसके बाद बारात जनमासा लौट जाती थी। फिर चढ़ाव होता था और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में लड़के को आंगन में ब्याह के लिए बुलाया जाता था। लड़के की वेशभूषा तो हमने पहले बता दी थी, जबकि लड़की शादी के लिए पियरी साड़ी पहनती थी अर्थात पीली। दरअसल लाठे के सफेद साड़ी पर हल्दी लगाकर उसे पीला किया जाता था और लड़की इसी पियरी को पहनकर पूरी शादी करवाती थी। उसके बाद शादी की पारंपरिक रस्में, जिनके पीछे के कारण निसंदेह बहुत ही पवित्र हैं। हालांकि तब आज की जैसी रस्में नहीं हुआ करती थीं। हल्दी मेहंदी तो छोड़िए, मसलन जूता छुपाई, जयमाल और कई अन्य रस्में जो फिल्म और सिनेमा के प्रभाव से हमारी संस्कृति में आज बहुत घुल मिल गई हैं। खैर, अगला दिन बसी का होता था और इस दिन कच्चा भोजन होता था। इसीलिए लड़की वाले
बारातियों के कलेवा के लिए खिचड़ी बनाने का सामान जन्मास तक पहुंचा देते थे। उस दिन बाराती स्वयं अपना भोजन पकाते थे। खिचड़ी और घी का हल्का और सुपाच्य भोजन, रात की सुहारी और मसलहा इत्यादि के बाद सुबह का हल्का भोजन। फिर दोपहर के ज्यवनार के लिए इसी दिन बारातियों को दाल चावल, कढ़ी, बगजा, टहुआ और आम का पना भी जन्मास में ही भेज दिया जाता था। जबकि लड़के का पिता कुछ सयाने लोगों और अपने मानदानों के साथ उस दिन लड़की के घर में मड़वा के नीचे कढ़ी भात खाते थे, जिसे भत खबौही कहा जाता था, जिसमें लड़के के पिता को नेग भी मिलता था। नेग में लगता गाय भैंस यानी जो दूध देने वाली गाय भैंस, बरदा, घोड़ा, खेत या फुलहा बर्तन लोग यथानुसार देते थे। शाम के समय दोनों पक्ष जन्मास में साथ बैठते थे, जहां शिष्टाचार होता था। जब दोनों पक्ष आपस में मिल बैठते थे, जहां हंसी मजाक, चुहलबाजी और दुनिया भर की बातें हुआ करती थीं। शिष्टाचार में घराती फुलहा पेंदेदार कटोरे में हल्दी वाले चावल के साथ उपहार स्वरूप बर्तन, पैसे इत्यादि जो अपनी लड़की को देते थे, उसे लड़के के पक्ष के लोगों को सौंप दिया जाता था। तो बाराती वधु पक्ष के पौनी परजा को नेक देते थे। अब बारी बारातियों की हुआ करती थी, जिसमें वो लड़की वालों को पान, सुपारी इत्यादि देते थे। संभव होता तो पानी, शरबत इत्यादि भी दिया जाता था। और फिर अगले दिन सुबह विदाई होती थी। हालांकि ब्राह्मण समेत कई जातियों में तब अंजुरी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए लड़की की विदाई शादी के समय नहीं होती थी, बल्कि शादी के 3, 5 या 7 वर्ष बाद होती थी। दरअसल उस समय विवाह का मूल आधार सादगी और सामूहिकता थी। गांव भर के लोग मिलकर विवाह की तैयारियों में हाथ बटाया करते थे। रिश्तेदार भी महीनों और हफ्तों पहले आकर घर की साफ सफाई करने और घर के विभिन्न कामों को करवाने में अपनी अपनी सक्रिय जिम्मेदारी निभाया करते थे। क्योंकि तब ना कोई कैटरर हुआ करता था और ना कोई और पेशेवर आयोजक, बल्कि पूरा विवाह गांव समाज के लोगों के प्रबंधन के बलबूते पर हुआ करता था। लड़की वाले घर में तो तब विशेषता ऐसा होता था जब पूरा गांव अवसर की तैयारी में लग जाता था। अब पहले विद्युत वाली चक्कियां तो होती नहीं थीं, तो पिसान, बेसन इत्यादि जेतबा से घर की महिलाओं द्वारा ही पीसे जाते थे। इसीलिए गांव भर में 1 महीना पहले ही धुला हुआ गेहूं पीसने के लिए दे दिया जाता था। इसी तरह चना और शक्कर भी पीसने के लिए दे दी जाती थी। तो दोस्तों, अब समय बदल गया है, साधन सुविधाएं बढ़ गई हैं, जीवन की गति तेज हो गई है, लेकिन लोगों के पास अब समय का अभाव हो गया है। आजकल शादियों में जाना महज दिखावा और सामाजिक स्टेटस बनकर रह गया है, क्योंकि समाज में इसे महज एक औपचारिकता समझ लिया गया है। लोग सोचते हैं कि व्यवहार निभ गया, लिफाफा दे दिया, नाम दर्ज हो गया, बस बात खत्म। भावनाएं और आत्मीयता कम हो रही है और अतिरेकता ज्यादा बढ़ रही है। तब की शादियों में इतना तड़क भड़क और भव्यता भले ही नहीं रहती हो, लेकिन बहुत सारा अपनापन, गहरी सामाजिक एकता और प्रेम भरपूर रहता था। लेकिन समय भले ही बदल गया हो, पर उन सादगी भरे दिनों की महक आज भी कभी कभी किस्से और यादों के रूप में जीवंत हो उठते हैं। हालांकि समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी है, इसीलिए समय के साथ चलना गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को याद रखना भी ज़रूरी है। आज हमने आपको जो पुराने किस्से सुनाए हैं, वो हमें सयानों द्वारा बताए गए और सुनाए गए हैं। हो सकता है ये आपके यहाँ कुछ थोड़े बहुत अंतर के साथ दूसरे तरीकों से प्रचलित रहे हैं। आपके पास भी यदि इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो कृपया हमसे साझा करें और हमें बताएं कि किसने किसने इस तरह की शादियां अपने जीवन काल में देखी हैं। अगर आपको हमारी लोक स्मृतियों की ये यात्रा पसंद आई हो तो हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा। हम अपने माटी कार्यक्रम में सुनाते रहेंगे विंध्य के किस्से, उखान और अलग अलग लोक परंपराओं के बारे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।